Good morning, all of you. Welcome to all. I hope you all are fine. Class 9, subject Social Studies, chapter number 2, History, Socialism in the Europe and the Russian Revolution. So now last topic of this chapter is remaining, that is Stalinism and collectivization. एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा बच जाता है इस चैप्टर में। देखो, एक ओवरव्यू अगर हम चैप्टर का लें तो सोशलिज्म की फीलिंग कैसे लोगों में आई, कैसे लोगों ने नेशनलिज्म को जाना और रेवोल्यूशन किया था, हमने वही देखा है। यूरोप में चारों तरफ क्या था, देखो फ्रांस में जब ये चीज़ें हुई थी तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पूरे यूरोप में जो थी वो फैल गई थी। ठीक है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस होने लगे। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइज में ये हो गया था कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने लग गया था। एंड आफ्टर दैट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, एंड फिर सोशलिज्म आया। देखो कहीं भी जाओ माइनॉरिटी आपको रिच पर्सन्स की, कैपिटलिस्ट की हमेशा माइनॉरिटी ही मिलेगी और मेजॉरिटी हमेशा मिडिल क्लास की मिलती है, जो वर्कर्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन उस टाइम में थी। फिर हमने पढ़ा था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन लोग आगे आए थे, हमने ये भी देखा कि कैसे आर्मी तक अगेंस्ट हो गई थी। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने ये भी देखा है वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। फिर हमने सेटअप देखा था उन लोगों का। उसके बाद में हमने देखा है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में हमने देखा है कि सार निकोलस जो मोनार्की सिस्टम उस टाइम में चल रहा था, धीरे धीरे वो डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो गया और सार निकोलस ने बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो संभालने का काम किया था, सार निकोलस सेकंड ने। और उन्होंने किंगडम को बहुत अच्छे से मैनेज भी किया, लेकिन वही बात थी कि डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने की वजह से पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही वजह रही कि जो पब्लिक थी वो सार निकोलस के ख़िलाफ़ होती गई। और फिर धीरे धीरे जैसे सभी जगह पे होता है कि जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो टॉर्चर कर रहे होते हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी ना कभी तो मतलब उनके मन में फीलिंग आती ही है क्या करने की, ओपोज़ करने की, और उनको प्रोवोक करने का काम करने के लिए एक पार्टी भी बन गई थी, वो थी बोल्शेविक। और यही बोल्शेविक पार्टी किसने बनाई थी, लेनिन ने बनाई थी। और लेनिन ने क्या किया था, लेनिन ने अपना सपोर्ट पूरी तरह से सोशलिज्म वालों को देने का कह दिया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के वो क्या करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और यही बोल्शेविक आगे चल के क्या हो गई, रीनेम हो गया इसका, रिन्यू हो गई और वो बन गई बोल्शेविक कन्वर्टेड और टर्न इनटू दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब कंडीशन ये थी, इतना बड़ा एम्पायर था और अब देखो खतरा ये भी था कि कहीं कोई इशू अगर इस तरह से बिगड़ गया तो इंटरनल जो पीस हार्म हो रही वो बढ़ सकती है, और वही हुआ भी। देखो रशिया में कभी भी एक्सटर्नल अटैक का इतना डर नहीं था जितनी प्रॉब्लम्स रशिया में इंटरनली थी। इंटरनली लोगों के बीच में जो थॉट्स थे वो सब, उनके बीच में क्या होना, चेंजेस होना, डिस्क्रिमिनेशन होना उनके साथ में, और मिसमैच हो रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे लोग वहाँ पे। और यही चीज़ हुई थी आगे चल के। इस चीज़ ने किसको सपोर्ट करने का काम किया, पहले सोशलिज्म हो गया, फिर रेवोल्यूशन हुआ 1905 में। और ये रेवोल्यूशन दो पार्ट में भी डिवाइड हुआ था। दो पार्ट में कैसे हुआ था, फरवरी में हुआ था पहला रेवोल्यूशन, फिर हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन नाम से हुआ। और उसके बाद क्या कंडीशंस रही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर भी हमने देख लिया पूरा। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था
तो यूरोपियन जो अलाइंसेस थी लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज़ थी ये सब क्या हो गई थी, ये एक ग्लोबल एम्पायर था इनका, और इनको भी क्या था, बहुत बड़ा जो था वो झटका लगा था। किस वजह से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। और रशिया में ये चीज़ हो गई थी, धीरे धीरे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, त्सार निकोलस के अगेंस्ट होने की तैयारी कर रहे थे। फिर रेवोल्यूशन भी हो गया फरवरी में पेट्रोग्राड में, फिर अक्टूबर में हो गया। और फरवरी के बाद, पहला जो फरवरी हुआ था उसी के बाद तैयारी होनी शुरू हो गई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन की, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे फरवरी रेवोल्यूशन के जो भी उसमें डिसीजंस रहे या रिज़ल्ट रहा, तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड with that kind of decisions and the result of that revolution, that February revolution। उसके बाद में हमने देखा what changed after अक्टूबर। हमने देखा कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बन चुकी है, और उन्होंने क्या किया है, खुद को चेंज करना है। ये गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, सिस्टम चेंज होने वाला है, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करवा दी। एक स्पेशली जो कैप थी या हेड जिसको कह सकते हैं, वो उन्होंने बनवाई थी, जो एक रशियन नेम था जिसका बुदिनोवोका, ठीक है। और सोल्जर्स क्या करते थे, उनको रेड यूनिफॉर्म जो थी वो दी गई थी ताकि चेंजेस क्लियर दिखने लगे। ये सारे अभी तक हमने क्या किया है, पढ़ लिया। और उसके बाद में लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था सिविल वॉर। सिविल वॉर को मौका मिला था। सिविल वॉर मतलब यही है जो इंटरनली, देखो एक्सटर्नली किसी ने अटैक नहीं किया है रशिया पे, और ना रशिया कर रहा है किसी के साथ। रशिया में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो इंटरनली थी, इंटरनली ही उसे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसी की दिक्कत जो थी वो यहाँ पे सिविल वॉर ने जिसको आने पे मजबूर कर दिया था। और इसके बाद हमने देखा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। धीरे धीरे क्या हो गया था, बोल्शेविक ने अपने प्रोमिसेस पूरे करने शुरू कर दिए थे, और अब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या करें। मीन्स बोल्शेविक धीरे धीरे क्या हो रही थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी। दैट्स वाई लोग जो थे वो क्या हो जाते थे, दे बिकेम कन्फ्यूज्ड। उनको लगता था कि ये तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो रही है, टर्न ले रही है उसमें। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे पहले आर्मी जो थी उसने बोल्शेविक को सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि ये सोशलिज्म को प्रमोट कर रही है बोल्शेविक पार्टी, बट ऐसा हुआ नहीं। और आगे चल के आर्मी जो थी वो उससे दूर हट रही थी, और फिर पब्लिक में, आर्मी में और सब लोग जो थे वो इस तरह से लड़ पड़ते थे जगह जगह पर, कहीं भी सड़कों पर, और ये रैली निकालना और ये सारी चीज़ें जो थी वो अगेंस्ट होती जा रही थी बोल्शेविक पार्टी के। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ था, बोल्शेविक ने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, बोल्शेविक के जितने भी डिसीजंस थे उन सबको क्या किया, मानने से मना कर दिया। तो एट लास्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली बोल्शेविक ने पार्टी बनाई है तो जो बनाता है उसको डिस्ट्रॉय करने का भी राइट होता है। तो लेनिन ने क्या किया था, वो वॉज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, मीन्स द कम्युनिस्ट पार्टी। उसने क्या किया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होने के नाते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने बनाई थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरा। फिर सोसाइटी जो थी वो बनने लग गई। और अब हमारे पास जो टॉपिक है वो रह जाता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखो लेनिन की डेथ जो थी उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। ये स्टालिनिज्म जो हम देख रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में या बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्टालिन तो क्या है, एक पर्सन का नाम है। ये जो अंकल हम देख सकते हैं ना, ये इन्हीं अंकल का नाम है स्टालिन। और इन्हें स्टालिन ने क्या किया था, लेनिन के बाद में सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो अपने हाथ में ले ली थी।
अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि लेनिन के बाद में लेनिन की डेथ हो गई थी जनवरी 1924, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया, लेनिन के बाद में यहाँ पे कौन आएगा, जो गवर्निंग करने के लिए, लीडर बनने के लिए, वो आएंगे स्टैलिन। अब देखो क्या हो रहा है, स्टैलिनिज्म जो था, हम पहले तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं पर्टिकुलर। स्टैलिनिज्म क्या था और कलेक्टिवाइजेशन क्या था। देखो अगर ये हम इज़्म का मीनिंग समझेंगे, इज़्म का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी पर्सन से, ये देखो कभी अकेले यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा किसी न किसी दूसरे वर्ड के साथ में यूज़ होता है, उसके साथ ऐड होके। जैसे सोशल हो गया तो सोशल के साथ में ऐड हो गया तो सोशलिज्म बन गया, ठीक है। वैसे ही ये स्टालिन जो नेम है इस पर्सन का, ठीक है, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसी आइडियोलॉजी को बोला गया क्या, स्टैलिनिज्म, ठीक है। अब ये हो गए स्टैलिनिज्म की मीनिंग। और ज़्यादा देखें तो देखो, द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज हेडेड बाय द स्टालिन। अब कौन लीड कर रहा है, स्टालिन लीड कर रहा है। हीज़ आइडिया डोमिनेटेड द यूएसएसआर। अब वो क्या कर रहा था, यूएसएसआर जो था उसको पूरी तरह से, पूरा जो रशियन एम्पायर था उसको डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट का मतलब है प्रेस्टराइज करना, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगा, देखो ना, अब हम देख लेते हैं जो ये इसकी आइडियोलॉजी थी ना पर्टिकुलर, इसकी किसकी, स्टालिन की, तो उसको बोला जाने लग गया क्या, स्टालिनिज्म। अब हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर। देखो नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिवाइजेशन का मीनिंग हो जाता है कलेक्ट हो जाना, मतलब बहुत लोगों का एक साथ आ जाना। कॉम्बिंग, इसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर, कॉम्बाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन कलेक्टिव बेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो एक साथ आ कर के क्या करेंगे, जो कल्टीवेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो सब करेंगे। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सब मिलके कुछ एक ही चीज़ करने वाले, नहीं। यहाँ ये होगा कि आप सब लोग जो भी जैसे एक पर्सन हो गया, 4 लोग हैं मिलके क्या कर रहे हैं, चारों लोग मिलके जो अपनी ज़मीन है उस पे कल्टीवेशन जो है वो जॉइंट बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, मतलब एक साथ मिलके करेंगे, ठीक है। अब रीज़न्स फॉर कलेक्टिवाइजेशन, क्यों ज़रूरी हो गया था कलेक्टिवाइजेशन करना, ठीक है। मिल के काम करने की ज़रूरत यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब जिसको ज़रूरत है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा कल्टीवेशन, लेकिन यहाँ ज़रूरत इसलिए आई थी बाय 1927 सोवियत रशिया वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या हो रहा था, जो फूड ग्रेन था उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि खाने की प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही थी, कमी आ रही थी, फूड शॉर्टेज हो गया था रशिया में, ठीक है। तो अब ये फूड शॉर्टेज कैसे हो गया, मतलब क्यों उनको फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स, और ये भी जो प्रॉब्लम आई थी, मीन्स जो ये फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं ये आई थी रशिया में, एंड ये रशिया में भी पर्टिकुलर कहाँ थी, टाउन्स में। अब आप सोचोगे टाउन्स यानी कि शहर, अब सिटी में तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, सिटी में तो कैपिटलिस्ट लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, उनको कहाँ ज़रूरत है इसकी, लेकिन उनको ज़रूरत थी। क्यों, क्योंकि उनके पास में क्या है, पैसा है, रिच लोगों के पास पैसा हुआ। अब पैसा तो वो खा नहीं सकते ना, राइट, तो उनको खाने के लिए तो खाना ही चाहिए, जिसके लिए एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। To overcome this, government fixed prices at which grain must be sold। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब पे एक फ़िक्स प्राइस लगा दिया, ठीक है। अब ये जो फ़िक्स प्राइसेस लगा दिया था, इससे क्या हुआ, किसानों को नुकसान होने लग गया, ठीक है।
बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट प्राइजेस, क्योंकि वो प्राइजेस क्या थी, गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस डिसाइड की थी वो बहुत लो प्राइजेस थी। तो किसानों ने ये कहा देखो हमें तो अपने घर पे रखना नहीं है स्टॉक, ऑब्वियसली दे हैव टू सेल, उसको सेल तो करना ही है उन्हें। तो लेकिन इस प्राइस पे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इतने अगर कम प्राइस पे सेल करेंगे तो उनको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो फिर वो क्यों सेल करे, और वैसे भी उनकी क्रॉप है तो उनकी मर्ज़ी है वो इसको करे या ना करे सेल। आफ्टर दैट स्टेन बिलीव्ड दैट rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope। अब स्टेलिन को क्या लग गया, स्टेलिन को ये लगा कि अब क्या हो रहा है, ज़रूर ऐसा कुछ है कि जो रिच पीजेंट्स हैं, जो रिच किसान हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जो फसलें हैं, ये जो स्टॉक है, ये इन लोगों ने ख़रीद करके अंदर स्टॉक में रख लिया है, स्टोर कर लिया है उसको। अच्छा, ये स्टोर क्यों किया उन्होंने, स्टोर इसलिए किया ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, टू गेट मोर बेनिफिट्स, अर्न मनी। कैसे, देखो होता क्या है, सपोज़ हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लें, आपको भी पता है अभी जो टोमेटोज़ थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। सपोज़ करो मार्केट में जो बड़े बड़े डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, ये ऐसा स्टेलिन को लगता था, इसीलिए मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। ये क्या करेंगे, जैसे जो डीलर्स हैं बड़े बड़े, वो मार्केट में जो स्टॉक रहता है टोमेटोज़ का, वो सारा ये डीलर्स क्या करते हैं, ले लेते हैं, और ये लेकर के क्या करते हैं, पब्लिक को नहीं दे करके किसको दे देंगे, मतलब लोगों को नहीं बेच करके ये अपने जो स्टोरेज जो रहता है डिपार्टमेंट, उसमें डाल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में उस चीज़ की कमी आ जाएगी। अब जब मार्केट में उसकी कमी आ गई तो इस कमी को पूरा करने के लिए अब वो क्या करेंगे, जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उस जो अपना स्टॉक करके रखा था उन्होंने, उसको क्या करेंगे, अपनी मन मर्जी प्राइसेस पे उसको सेल आउट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो ऐसा स्टेलिन को लगा कि ज़रूर ये जो पीजेंट्स हैं, रिच पीजेंट्स हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या जो ट्रेडरर्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद में उसने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो थी उनको सोल्यूशन निकालने के लिए स्टार्ट किया। क्या, स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज नाउ कॉन्फिस्केटेड कुलकास। अब ये कुलक्स क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है जो कुलक्स हैं उनके बारे में बात चलने लग गई। कुलक का मतलब जो लोग ऐसे पीजेंट्स जो रिच हैं, जिनके पास में प्रॉपर्टी है, जिनके पास में जो नॉर्मल किसानों से ज़्यादा कुछ वो वेल्दी हैं, ठीक है। तो ऐसे किसानों पे क्या करना शुरू कर दिया, नज़र रखना, उनको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरियाज़ वर टूर्ड बाय पार्टी। एक और प्लान किया, पहले तो क्या किया, उन पे स्टॉक करना शुरू किया, उन पे नज़र रखना शुरू कर दिया। दूसरा क्या किया, जो ये ग्रेन्स हैं या ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्शन में जो भी मतलब किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, किसका, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस पे क्या करते थे, एक पार्टी बना दी, एक ग्रुप बना दिया जो क्या करता था, इन पे नज़र रखता था कि भाई ये कोई जो ये जो स्टॉक है रहता है ना, ये जो क्रॉप्स रहती हैं, ये ग्रेन्स रहता है, इसको कहीं ये लोग छुपा कर नहीं रखे, स्टोरेज में नहीं डाल दे, ताकि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ये अपनी मर्ज़ी वाले प्राइस पे बेच करके बेनिफिट कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पार्टी जो थी उसको लगा दिया, जो क्या करती थी, रेगुलर चक्कर काटती थी और टूर करती रहती थी और नज़र रखती थी। सुपरवाइजिंग इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलक्स। अब क्या था, सुपरवाइज करना, इस पार्टी का काम था सुपरवाइज करना, रेगुलरली चेक करते रहते थे, ठीक है। और इनको फोर्स किया जाने लग गया था कि आपको कलेक्शन जो है वो नहीं रखना है और हमें दे देना है। क्या करना है, सारा कलेक्शन जो है वो क्या देंगे, गवर्नमेंट को, यानी कि पार्टी को दे देंगे, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यू।
अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या था, जो शॉर्टेज था वो क्या था, कंटिन्यू चल रहा था। अब क्या हुआ, argument was given that small sizes of holding also a reason for grain shortage। अब ये कहा जाने लग गया कि ये सब किस लिए हो रहा है, ये मतलब आर्ग्यूमेंट चलने लग गया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो इन्होंने कलेक्शन कर लिया उसको कहाँ रखेंगे, ठीक है। नाउ स्मॉल साइज्ड पीजेंट्स फार्मर्स could not be modernized। अब ये कहा गया कि देखो ये जो छोटे किसान हैं, ठीक है, इनको क्या नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले वाला बता दूं, जो रिच पीजेंट्स थे उनकी ज़मीनें लेके उनको इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देखो कल्टीवेशन में जब फसल कट जाती है उसके बाद भी बहुत सारा जो प्रोसेस रह जाता है, इसकी थ्रेशिंग करना, क्रशिंग करना, ये काफ़ी प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए स्टालिन ने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ लगवा दी। बड़ी बड़ी ज़मीनें जो थी किसानों की उन पे, रिच पीजेंट्स की, कुलक्स की। लेकिन अब जो ये छोटे छोटे किसान हैं इनकी ज़मीनों को ऐसा नहीं किया जा रहा था, इनको ज़मीन फ्री कर दी थी। आप तो कल्टीवेशन करो और क्या करो, क्रॉप्स हमको देते रहो कलेक्शन करके। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ऐसा कुछ उनके इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती तो छोटी छोटी जगह पे क्या इंडस्ट्रीज़ बनेगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। Farms should be run on industries lines with machinery। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो मशीन्स वगैरह में मशीन्स वगैरह उसको लगा करके रेडी करके उसमें वर्क स्टार्ट हो गया था। It was necessary to eliminate कुलक्स। अब क्या होने लग गया, जो कुलक्स थे ऑब्वियसली जब उनकी ज़मीन ली है इंडस्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, तो उनको कुछ तो देगी बदले में, तो कुछ ना कुछ जो था वो उनको बदले में दिया जाने लग गया। नाउ अब क्या था, वर पीपल विलिंग फॉर दैट। अब क्या लोग ऐसा चाहते थे, क्या लोग खुश थे। देखो अगर किसी की ज़मीन ले ली जाए, ज़रूरी है क्या वो अपनी ज़मीन दे देगा इंडस्ट्री बनाने के लिए, नहीं। हो सकता है वो कल्टीवेशन के लिए अपने पास रखना चाहे, फ्यूचर के लिए रखना चाहे। तो जो लोग थे वो भी खुश नहीं थे। तो इस तरह से क्या था, पूरा रेवोल्यूशन जो इंटरनली ही चल रहा था उनका, तो वो किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। In the next video, we will start a new chapter. So till then, take care of yourself and thank you for the watching.